Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So शुरुआत करते हैं हमारी आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास से। तो देखिए आज जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोगों का होने वाला है 2014 का क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। CDP पेपर 2 के लिए कंटिन्यू क्लासेस देखिए आप लोगों की चल रही हैं और ऐसे ही आप लोगों की एग्जाम तक चलती रहेंगी जिससे आप लोगों की तैयारी स्ट्रांग हो। तो देखिए क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए और अपनी तैयारी को भी चेक करते रहिए कि आप लोगों ने कितनी तैयारी आप लोगों की है और कितना बेहतर आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास समय है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चे अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सही है, लेकिन उसके लिए आप कठोर अनुशासन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड दिया गया है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें या फिर विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से, देखिए विभिन्न अवस्था वाले बच्चे हैं और उनके साथ आप समान रूप से व्यवहार करेंगे, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो देखिए सारे क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ही डिपेंड, मतलब उस पर ही आप लोग फोकस करेंगे, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार आप क्या करेंगे, अनुदेशन युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, उनको अडेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। वे सीखने के लिए तैयार ना हो या फिर दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। देखिए ये यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप उसको नहीं सिखा सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है। देखिए जो यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है, प्रकृति पर, पोषण पर, अनुकूलन पर या फिर पाठ संशोधन पर। तो देखिए जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो पोषण पर डिपेंड करता है, पोषण एक घटक है जिस पर वो बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। देखिए साइको सोशल थ्योरी की यहाँ पर बात हुई है, वो किस चीज़ पर एम्फेसिस करती है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पर स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, देखिए ये किसने दिया है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किन्होंने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो देखिए ये तो संबंधित नहीं है क्योंकि ये कौन थे, ये बिहेवियरिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया गया है देखिए यहाँ पर उद्दीपन प्रतिक्रिया, मैंने आप लोगों को बता दिया। लिंगीय और प्रसुप्ति, देखिए ये जो स्तर दिया गया है, जो लेटेंसी और फॉलिक स्टेज है, ये किसने दी थी, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। किन्होंने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। और ये इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, तो इन्होंने दी है साइको सेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, तो ये भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट जो दिया गया है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, तो देखिए ये जो दी है किन्होंने दी है, एरिक एरिक्सन। किन्होंने दी है, ये एरिक एरिक्सन ने दी है, उनकी थ्योरी है। तो ये जो है ये किससे संबंधित है, ये है मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित। और देखिए जो लास्ट यहाँ पर दी गई है क्रिया प्रसूत अनुबंध, तो ये किनके द्वारा दिया गया है, ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किन्होंने दी है ये थ्योरी, स्किनर ने दी है, तो ये भी कौन से हो जाते हैं, यहाँ पर स्किनर हो जाते हैं। ये भी कौन है, बिहेवियरिस्ट हैं, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो है उद्यम के मुकाबले में हीनता। ये जो स्टेज है, ये जो एरिक एरिक्सन है उनकी थ्योरी की स्टेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए लैंग्वेज, कल्चर और इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन, इसकी बात कौन करते हैं, लेबागोत्स्की करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप एक शिक्षिका या फिर शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा सीमित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्न में से किस स्तर पर होंगे। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर पर होंगे, पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला
स्तर। तो देखिए यहाँ पर रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि चीज़ों को मान रहे हैं मानवीय तरीके से। और ये जो है वो कौन सी स्टेज में आता है, तो वो आता है उत्तर पारंपरिक अवस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ बोली गई ना कि आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टेज आएगी ये आएगी उत्तर पारंपरिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकरण के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। या फिर परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 2 कि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो देखिए पायलट बनने की बात हो रही है, अंतःवैयक्तिक होगी, लिंग्विस्टिक होगी, गतिक होगी या फिर अंतरावैयक्तिक होगी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया इंट्रा पर्सन मतलब हमारे ऊपर चीज़ें आ रही हैं जब हम अपने खुद की विचारों को, अपनी मनोदशाओं को, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं तो अंतरावैयक्तिक होती है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है, तो तब क्या होती है? तब अंतःवैयक्तिक होती है। इसमें काउंसलर आ जाते हैं। भाषिक कब होती है? जब हम कवि की बात करते हैं, राइटर की बात करते हैं तो भाषिक होती है, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। लेकिन यहाँ पर पायलट की बात हुई तो देखिए जो पायलट होते हैं, एक्टर होते हैं, इनके अंदर गतिक होती है, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है देखिए स्पीयरमैन। देखिए बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक क्या है? तो देखिए जी कारक को हम क्या कहते हैं? जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। तो देखिए जब बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालता है तो बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज आ जाती है, कौन सा चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होती है? तो उसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये जो स्टेज है वो कौन से उसमें डेवलप हो जाती है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। देखिए वस्तु स्थायित्व की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, तो बच्चे के अंदर कब डेवलप हो जाती है? तो उसको कहते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जो संवेदी गामक स्टेज होती है उसमें डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? देखिए समानता की बात की गई, लिंग समानता की। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, देखिए तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर तो नहीं होगी समानता। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। तो देखिए यहाँ पर लिंग समानता हो सकती है ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए 3 में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो संख्या है, मान लीजिए 10th क्लास कितने बच्चों ने पास की, उसमें गर्ल्स की संख्या कितनी है, बॉयज़ की संख्या कितनी है, वहाँ पर हम इक्वालिटी दिखा सकते हैं, पैरिटी दिखा सकते हैं कि वहाँ पर संख्या की तुलना हमें बता सकती है कि जो लिंग है, लिंग समानता कितनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ के पेरेंट्स क्या होता है लड़कियों को नहीं भेजते, उनकी एजुकेशन बीच में रुक जाती है। तो इसी वजह से इस एग्जाम्पल से हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं टीचर की? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है कि वो बाकी कक्षा के समान नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति और उत्तरदायी ठहराने के लिए। तो देखिए ये भी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीखने के लिए आकलन, जो सीखने के लिए आकलन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, कब होता है? तो देखिए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के लिए प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो देखिए जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये क्या करता है? ये जो है
देखिए अधिगम जो अभिप्रेरणा होती है उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि जो सीखने के लिए आकलन है ये बच्चे का, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं उसी बीच बच्चे का ये असेसमेंट लिया जाता है। तो बच्चे की कमियां होती हैं, बच्चे को क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, उनकी मोटिवेशन को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन। जो विद्यालय आधारित आकलन होता है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। देखिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि देता है बच्चों को, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन या फिर पोर्टफोलियो आकलन। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है कि हर चीज़ आप लोगों को क्या करनी है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उनको एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पाकृतियों को क्या करना है, संयोजित करना है। तो वो कब करते हैं हम, जब पोर्टफोलियो आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभावित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों की भागीदारी बनाता है। या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि उनको नीचा ना दिखाया जाए, इस चीज़ के लिए बच्चे को संवेदनशील बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है एकाग्र समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्न में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, टाइम लिमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम लिमिट कर रहे हैं। तो वो कब उपयोगी होता है, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार के लिए, डिस्फेजिया के लिए, संवेदी एकीकरण विकार के लिए, फिर एकाग्रता हाश अतिक्रियाशीलता विकार। तो देखिए जब हम बच्चे का जो एकाग्र समय है उसको बढ़ाना है, चरणबद्ध तरीके से हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो कब होता है, जब बच्चे के अंदर अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा किस चीज़ से, ADHD से जूझ रहा होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जैव वैज्ञानिक या फिर व्यवहारवादी। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, तो वो होता है पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रैनजुल्ली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्ति है, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय या फिर त्रिमुखी। तो देखिए जो रैनजुल्ली हैं उन्होंने कितने स्तर दिए हैं, त्रिवृत्तीय। देखिए त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रैनजुल्ली, जिन्होंने क्या दिए हैं, प्रतिभाशाली व्यवहार के विकास के लिए 3 कारक दिए हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहला कारक जो इनका होता है वो होता है औसत से अधिक क्षमता। क्या होती है, औसत से अधिक क्षमता वाले बच्चे। ठीक है, ये पहला कारक होता है। जो दूसरा है वो इनका क्या है, तो वो है रचनात्मकता। और जो थर्ड पॉइंट है इनका वो है इनका प्रतिबद्धता। ठीक है, क्या है, प्रतिबद्धता। तो ये 3 त्रिवृत्तीय सूत्र है जो किनके द्वारा दिया गया है, रैनजुल्ली के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो देखिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ के, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए क्या चीज़ सबसे बेस्ट है, व्यक्ति अध्ययन, केस अध्ययन जिसको हम बोलते हैं, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल या फिर संरचित
व्यवहार परक अवलोकन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। स्ट्रक्चर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अधिगम नियोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट पॉइंट है इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। देखिए जब हम विविध कौशलों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सही हो जाता है कि हम विविध कौशलों और युक्तियों का इस्तेमाल करें जिनको हम सभी संदर्भों में लागू कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। किनके लिए, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो देखिए वाइगॉत्स्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए व्याख्यान, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना किस चीज़ के लक्ष्य हैं। तो देखिए एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना, कंट्रोल करना किस चीज़ का फिनोमेना है, पारंपरिक तर्कता का, आगमनात्मक तर्कता का, निगमनात्मक का या फिर वैज्ञानिक पद्धति। तो देखिए इसको हम कहते हैं ना तो ये इंडक्टिव है, ना ही डिडक्टिव है और ना ही ट्रेडिशनल है, बल्कि कौन सा हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर नियम पहले आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल बाद में सेट करते हैं हम, नियम पहले आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल बताते हैं टीचर, उसके बाद क्या करते हैं हम सॉल्यूशन पर जाते हैं, नियमों पर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। तो देखिए सही विकल्प कौन सा होता है, जब हम बच्चे को दोबारा प्रयास करने के लिए कहते हैं उसी चीज़ के ऊपर, तो वो क्या करते हैं, अल्टरनेट मेथड के ऊपर उसको कहते हैं कि आप अल्टरनेट मेथड के ऊपर अपनी त्रुटि को फिर से सही करो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। किस चीज़ की बात यहाँ पर की गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ से एसोसिएट हो सकती है, अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, चाक्षुक स्थानिक बुद्धि या फिर अस्तित्व परक बुद्धि। तो देखिए ये तो बुद्धि होती ही नहीं है इनकी, ये होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नेचर की बात होती है और यहाँ पर होती है किस चीज़ की, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनकी बात होती है, जिनको दिशा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर तो नहीं होता, बल्कि भावनाएं कहाँ पर जुड़ी होती हैं, भावनाएं होती हैं जब हम खुद की मनोदशा को दूसरे की मनोदशाओं को समझ पाते हैं। तो भावनाएं किससे संबंधित होती हैं, हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संवेग के मनोविज्ञान में निम्न में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है। संवेग विषयनिष्ठ भावना है, या फिर संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उन्नत होते हैं, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, या फिर संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है, तो देखिए संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा कम की बात यहाँ पर की गई थी कि सबसे कम ध्यान किस चीज़ पर दिया जाता है। तो देखिए ये सारे यहाँ पर ठीक है, लेकिन कौन सा सबसे कम है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए किस रूप में जाना जाता है, प्रेरक के रूप में, व्यक्तित्व विशेषक के रूप में, संवेग या फिर प्रत्यक्षण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, उसको हम जानते हैं मोटिव के रूप में। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए जो अभिप्रेरणा चक्र है क्या होता है, उसमें कौन से साइकिल, देखिए मोटिवेशनल साइकिल में कौन से स्टेप आते हैं। तो देखिए उत्तेजना सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है, तो सबसे पहले आती है हमारी आवश्यकता, नीड आती है सबसे पहले। तो देखिए ये तो यहाँ पर नहीं होंगे,
ठीक है। अब आवश्यकता यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आवश्यकता के बाद क्या चीज़ आती है? तो आवश्यकता के बाद आती है हमारी प्रेरणा, ठीक है। क्या आती है? हमारी प्रेरणा। मान लीजिए अभी हमें जॉब चाहिए, तो हमारी जॉब आवश्यकता है, ठीक है। क्या है? आवश्यकता हमारी क्या हो गई? जॉब हो गई। उसके बाद देखिए जो हमारा अभी गोल है वो क्या है? हमारी प्रेरणा क्या है कि हमें सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा अराउजल आएगा, उसके अंदर हमारी उत्तेजना बढ़ेगी कि हम उस एग्ज़ाम को पास करें, तभी हम क्या कर सकते हैं? वैकेंसीज़ में बैठ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी आवश्यकता आती है, आवश्यकता के बाद हमारा ड्राइव आता है, हमारी प्रेरणा आती है, फिर उत्तेजना आती है, उसके बाद हमारा गोल आता है। देखिए गोल ओरिएंटेड व्यवहार हमारा आता है, फिर उपलब्धि और लास्ट में आती है उत्तेजना में कमी। जब जॉब मिल जाती है तो हमारी उत्तेजना भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेप सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन होता है, प्रतिधारण होता है, पुनरावृत्ति होती है, फिर सार को दोहराना होता है। तो देखिए बंडूरा ने जो थ्योरी दी है बंडूरा ने अपनी थ्योरी में बोबोडॉल पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये अवलोकन की बात करते हैं कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अवलोकन करके सीखता है। बोबोडॉल पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए इन्होंने 4 जो कारक दिए थे अपने सिद्धांत में, वो कौन कौन से थे? तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया था अटेंशन। देखिए कौन सा था? सबसे पहला जो कारक था वो था अटेंशन, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका आता है वो आता है रिटेंशन। कौन सा आ जाता है? रिटेंशन, अवधारण करना उस चीज़ को। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिप्रोडक्शन, उसी चीज़ का पुनरुत्थान करना, ठीक है। क्या आ जाता है? रिप्रोडक्शन आ जाता है। और जो लास्ट इनका होता है वो होता है मोटिवेशन, ठीक है। कौन सा होता है? लास्ट होती है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ दी गई है, कौन सी चीज़ की बात की गई है यहाँ पर? तो ना तो रिफ्लेक्शन है, ना ही रिपीटेशन, ना ही रिकैपिचुलेशन है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए रिटेंशन है। चाहे रिटेंशन पूछ ले, अटेंशन पूछ लें, रिप्रोडक्शन पूछ लें या फिर मोटिवेशन पूछें, ये चारों कारक किनके द्वारा दिए गए हैं? ये चारों कारक बंडूरा के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। यस पूछा गया था, मतलब सही पूछा गया था, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।